Okay. Now the question is this: we have an acidic indicator that is HIN, जिसका KIN is given to you. Okay. उसके बाद it is also given to you that there is a acid H3PO4 phosphoric acid solution of 30 ml. Okay. इसकी मोलारिटी आपको दी हुई है 0.15 मोलर, क्वेश्चन में दी हुई है. अच्छा, आपको ये दिया हुआ है, ये आपको पता ही है H3PO4 3 H प्लस आयंस देगा. तो फॉर एवरी स्टेप Ka वैल्यूज आर गिवन टू यू 10⁻⁻3, 10⁻⁷, 10⁻⁻13. अब आपको ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि व्हेन यू पुट दिस इंडिकेटर इन दिस एसिड सोल्यूशन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ HIN to IN-. ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ इफ यू लुक एट, सी HIN विल डिसोसिएट. ये कैसे डिसोसिएट होगा? सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. HIN जो है इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस एंड IN-. एंड ये जो KIN है इट कैन बी रिटन एज concentration of H plus into concentration of IN- divided by concentration of HIN. Okay, now the thing is कि H plus ions एक तो यहां से आ ही सकता है. At the same time H3PO4 will also give you H plus ions. Now if you see Ka1, this number is very big as compared to this. So basically जो भी majorly H plus ions आएंगे वो यहीं से आएंगे. So H3PO4 का फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन विल बी H प्लस H2PO4 माइनस. नाउ इफ यू कंपेयर H3PO4 का Ka1 दैट इज 10⁻⁻3 with this KIN that is 10⁻⁷, so this is a very weak acid, right? तो यहां से जो भी ये H प्लस आयंस आएंगे, those H प्लस आयंस, सॉरी, ये जो H प्लस आयंस आएंगे those would be negligible. सो मेजरली जो भी H प्लस आयंस आएंगे वो यहीं से आएंगे इस स्टेप से. तो ये आप कैसे निकालते हो? सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.15. लेट्स कॉल दिस एज C. नथिंग. C1 minus alpha. This is initial, this is final. This is C alpha. So Ka1 can be written as C alpha into C alpha divided by C1 minus alpha. So Ka1 is 10⁻⁻3. एक C और C कट हो जाएगा, so this will be C alpha square 1 minus alpha. Now अब हम लोग ये मानते हैं कि alpha is much smaller than 1. Assumption. Alpha is much smaller than 1. तो 1 minus alpha would be 1. तो आपको alpha क्या आ जाएगा? 10⁻⁻3 upon C. -3 upon 0.15. So what you will get is 6.67 into 10⁻⁻3. It is actually a very small number. तो alpha is much smaller than 1. ये हमारा assumption correct है. So now अब यहाँ पे हमें ये रेशियो चाहिए ना, HIN to IN-. तो ये यहाँ पे लेके जाता है. So therefore concentration of HIN to IN-, this becomes equal to concentration of H plus ions divided by KIN. H plus ions का concentration है C into alpha. C की वैल्यू है 0.15 into, अच्छा सॉरी, दिस इज योर अल्फा स्क्वायर. मैंने यहाँ पे ये गलती किया. सो दिस इज अल्फा स्क्वायर. अब आपको अल्फा चाहिए तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं 66.7 into 10⁻⁻4 लिखता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल टू 8.17 into 10⁻². दैट इज 0.0817. ओके, ये आपका अल्फा है. एंड यू कैन अज्यूम दैट दिस अल्फा इज मच स्मॉलर एज लॉन्ग एज ये 8.17% हुआ ना. जब तक आपका अल्फा 10% से कम हो आप उसको स्मॉल मान सकते हो. ओके, सो नाउ 0.15 हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C इंटू अल्फा, C इज 0.15, अल्फा इज 0.0817 डिवाइडेड बाय
KIN is given to you as 10 raised to -7. तो ये जो आपको आंसर आएगा HIN divided by IN minus, you will get this answer as, this is the answer that you will get. ये आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है. Now we will go on to the next part of the question. Question में ये दिया हुआ है कि HIN जो है, let's say इसका जो कलर है that is P. The color is P. Okay. And IN minus जो है इसका कलर है Q. Okay. अब आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में that P will dominate over Q when the concentration of HIN is 120 times that of IN minus. तो अगर जो HIN का concentration 120 टाइम्स से ज्यादा हुआ तो ये HIN का कलर डोमिनेट करेगा, दैट इज P कलर डोमिनेट्स. ओके. एंड सिमिलरली Q कलर तब डोमिनेट करेगा अगर जो ये दिस कॉन्सेंट्रेशन IN माइनस टू HIN, ये अगर जो कॉन्सेंट्रेशन 127 से ज्यादा हुआ तो Q डोमिनेट्स. तो आपको पीएच रेंज फाइंड आउट करनी है. ओके. अब पीएच रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे? नाउ सबसे पहले तो P कब डोमिनेट करता है? सो केस 1, P डोमिनेट्स when HIN to IN minus is greater than 120. HIN to IN minus, you can write, you can see HIN to IN minus. HIN to IN minus can be written as H plus upon KIN. So therefore I can write this as H plus divided by KIN should be greater than 120. So concentration of H plus should be greater than 120 into 10 raised to -7. So pH should be less than, क्योंकि H plus greater than है तो pH minus log of this number होता है ना. So pH should be less than 4.92. So for P to dominate, pH should be less than 4.92. P मतलब HIN अनडिसोसिएटेड पार्ट का जो कलर है वो तब डोमिनेट करेगा जब आपका pH 4.92 से कम होगा. सिमिलरली लेट्स गो ऑन टू केस 2 कि जहां पे Q कलर डोमिनेट्स. ओके. नाउ Q कब डोमिनेट करता है? जब ये रेशियो इज ग्रेटर देन 127. IN minus 2HIN is greater than equal to 127. Now if you see over here, HIN to IN minus H plus upon KIN होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा KIN अपॉन H plus. So I can write okay, IN minus upon this is therefore KIN upon H plus should be greater than 127. So ये यहाँ पे आ जाएगा 10 raised to -7 upon 127 should be greater than H plus IN. Okay. So H plus will be less than this number. So therefore pH should be greater than this number. Okay. तो आपका आंसर क्या आएगा? Okay. It will be 9.103. ठीक है. सो हाउ डू यू से व्हाट इज द पीएच रेंज? इस केस में जो आपकी पीएच रेंज हो जाएगी, पीएच रेंज विल बी इक्वल टू फ्रॉम 4.92 to 9.103. सो लेट मी राइट ओवर हियर. सो देयरफॉर पीएच रेंज इज इक्वल टू 4.92 to 9.103. अच्छा, अब आप ये इंडिकेटर कब यूज कर सकते हो? आप तभी यूज कर सकते हो अगर जो इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच
इस रेंज के अंदर लाई करता हो। समझ में आ रहा है? आप इस इंडिकेटर को तब यूज कर सकते हो अगर जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो भी पीएच है, इट शुड लाई इन दिस रेंज, इट शुड लाई इन दिस रेंज। ओके ओके, नाउ इट इज गिवन टू यू दैट यू हैव 30 ml KOH जिसकी मोलारिटी हमें नहीं पता। इट इज टाइट्रेटेड विद दिस एसिड सोल्यूशन जो हमारे पास था 30 ml 0.51 मोलार H3PO4 यूजिंग दिस सेम इंडिकेटर एंड इस इंडिकेटर की रेंज है 4.92 से 9.103। ओके ओके, नाउ हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच फाइंड आउट करता है। नाउ इक्विवेलेंस पॉइंट हमें पता है H3PO4 कैन डिसोसिएट इन 3 स्टेप्स। So when it dissociates in 3 steps, there will be 3 equivalence points. So सबसे पहले पहला equivalence point देखते हैं। पहला equivalence point कब आएगा? जब H3PO4 सारा dissociate होके, मतलब it will give you H plus ions. H plus will react with OH minus to form H2O plus अब ये H2PO4 minus और K plus बचेगा तो this will be KH2PO4. ओके ठीक है, फाइन। नाउ इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, सो दिस इज योर रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने होंगे? 30 इंटू 0.15, सो 15 सो यू हैव 4.5 मिलीमोल्स। नाउ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए KOH के भी आपके पास 4.5 मिलीमोल्स होने चाहिए, तभी जाके पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। अच्छा, now पहले equivalence point के बाद this is what is formed. Now this can behave like a salt, okay, and this can also behave like acid क्योंकि आपको पता ही है H2PO4 जो है, let me write it over here, H2PO4 can also dissociate to form HPO4 minus 2 and it can also give you H plus. So this can also behave like an acid. अच्छा, ये जब सॉल्ट की तरह बिहेव करता है तो ये कौन से एसिड की, मतलब कौन से एसिड से ये बनता है? ये इस एसिड से बन रहा है ना, H3PO4. सो व्हेन इट इज बिहेविंग लाइक अ सॉल्ट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस एसिड H3PO4 जिसके लिए K की वैल्यू है Ka1 एंड व्हेन H2PO4 इज बिहेविंग लाइक एन एसिड तो इसके लिए K की जो वैल्यू आती है दैट इज Ka2, करेक्ट। तो अब आपका पीएच क्या होता है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद? सो ऐसे केस में जब ये सोल्यूशन होता है, यू हैव H2PO4 माइनस सोल्यूशन विच कैन बिहेव लाइक अ सॉल्ट, विच कैन बिहेव लाइक एन एसिड। सो पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन इज बेसिकली नथिंग बट pKa1 plus pKa2 by 2. pKa1 is 3, pKa2 is 7 by 2, 10 by 2, that is equal to 5. So this is pH at first equivalence point. Okay. Now second equivalence point देखते हैं। second equivalence point क्या होगा? When this will behave like an acid, so KH2PO4, अब जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये फॉर्म होगा, तो इसके भी 4.5 मिलीमोल्स होंगे। Now when this reacts with KOH, so we will also need 4.5 millimoles of KOH for complete reaction. So what you would get is H2O plus K2HPO4. Now we know that K2HPO4 can also behave like a salt. It can also behave like an acid. अच्छा, ये salt जो बन रहा है वो H2PO4 माइनस से बन रहा है, H2PO4 minus. ओके, नाउ अब यहां पे H2PO4 माइनस का जो Ka वैल्यू है दैट इज Ka2 एंड HPO4 माइनस कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एन एसिड ना। ये जो HPO4 माइनस है, HPO4 माइनस कैन डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस PO4 माइनस 2। ये तो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और इसके लिए जो Ka होगा वो Ka3 होगा। सो नाउ यहां पे आपका व्हेन यू हैव दिस
कंपाउंड, इसके सोल्यूशन का जो pH होगा दैट pH वुड बी इक्वल टू pKa2 प्लस pKa3 बाय 2. pKa2 is 7, pKa3 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Ka3 is 10⁻⁻13, so ये 13 by 2, this becomes equal to 10. This is your second equivalence point. So based on this what we can do is we can now draw a graph. अब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं. So जैसे okay, this is pH and ये आप KOH ऐड करो, volume in ml of KOH. Okay. Now initially जब KOH आपने ऐड नहीं किया था तो we only had acid H3PO4 present था, एंड आज उस टाइम पे जो भी pH होगा वो pH ये यहाँ पे. अब धीरे 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 आप ऐड करते जाओ, फिर सडनली एक शार्प जंप आएगा. ये शार्प जंप विल रिप्रेजेंट योर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये यहाँ पे आ जाएगा. फिर इसके बाद देन वापस ये ऐसा फ्लैट होगा, फिर सडनली ये सेकेंड जंप आएगा. दिस विल रिप्रेजेंट योर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, नाउ यहाँ पे जो pH एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट दैट इज 5. यहां पे जो pH है दैट इज 10. अब हमारा जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर की जो pH रेंज है दैट इज 4.92 से 9.103. ओके, सो 4.92 ओके से 9.103. ओके, this is our pH range. Sorry, this is the pH range. Indicator 4.92 से 9.103. Okay. Okay. Now you can see that pH range of titration क्या होता है? When I say pH range of titration, it is basically this pH range, जहां पे pH शार्पली चेंज होता है. एंड आप हमेशा वो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो जिनका खुद का pH रेंज एंड ये pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन ये ओवरलैप करना चाहिए. तो यहां पे ये ओवरलैप कर रहा है, तो फॉर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यू कैन यूज दिस इंडिकेटर. सिमिलरली इवन फॉर योर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, अगर जो आप इसके आसपास निकालोगे तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का जो pH रेंज होगा वो ये होगा. ओके, एंड इंडिकेटर का जो रेंज है, द सम पार्ट ऑफ द इंडिकेटर रेंज ओवरलैप्स विद दिस, सो यू कैन यूज दिस इंडिकेटर इवन फॉर योर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट. तो आप ये सेम इंडिकेटर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट एंड ये सेम इंडिकेटर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए यूज कर सकते हो ना. तो अगर जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए भी आप ये इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपने KOH कितना यूज किया है? 4.5 millimoles during first titration, 4.5 millimoles during second titration. So total KOH used is equal to 4.5 plus 4.5. So this is equal to 9 millimoles. Okay. Now you might have this question कि सर आपने ये रेंज कैसे चूज किया? अप्रोक्सीमेशन है. सी हमें ये पता है कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास pH जब आपका 10 आता है तो नॉर्मली 1.5 का आप ये मान के चल सकते हो कि मतलब 10 plus 1.5 10 minus 1.5, so 8.5 to 11.5 का ये जो है दिस वुड बी द pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन. सिमिलरली यहाँ पे pH 5 आ रहा है तो यू कैन अज्यूम फ्रॉम 3.5 to 6.5 विल बी योर pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन, क्योंकि नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट आपका pH बहुत ही शार्पली चेंज होता है. ओके फाइन. सो फिर आप सेफली ये मान के चल सकते हो कि pH रेंज ऑफ द इंडिकेटर
ये दोनों इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसके बाद और एक टाइट्रेशन होगा, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि HPO4 कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एन एसिड, इट विल रिएक्ट विथ KOH। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होगा कि आप ये ग्राफ को अगर जो एक्सट्रापोलेट करो तो उसका जो pH रेंज है वो इसके साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, तो यू कैन नॉट यूज दिस इंडिकेटर फॉर द थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर मोलारिटी वुड बी इक्वल टू, molarity becomes equal to number of millimoles 9 divided by volume which is 30 ml। KOH का वॉल्यूम आपको 30 ml दिया हुआ है, so this will become equal to 0.3 molar। This would be your answer। Okay।